हमने क्या बोला? बाबू ध्यान दीजिए। हम बाबू ध्यान दीजिए बाबू, आप लोगों का ये खत्म हो गया ना पूरा? जो जनन चैप्टर था आप लोग बता दिए पूरा, मादा और नर दोनों बता दिए, बताए ना बाबू? उसके बाद आगे हमने बढ़कर क्या पढ़ा था? जनसंख्या नियंत्रण। अब देखते हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग ज़्यादा नहीं है, एक है सिफिलिस, एक है गिनोरिया। गिनोरिया बोला जाता है। सिफिलिस और क्या होता है? गिनोरिया। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। एक होता है हर्पिस, HIV, एड्स। यौन संचारित रोग के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से रोग है। यौन संचारित रोग, एक होता है आपका किसके द्वारा, और एक होता है आपका विषाणु द्वारा। देखिए इसमें होता है आपका सिफिलिस, एक होता है बीमारी गिनोरिया, गिनोरिया बोला जाता है, चाहे गैनोरिया लेते हैं, ठीक है। ये अधिकतर महिलाओं में बीमारी होता है। यह रोग अधिकतर महिलाओं में होता है, समझें। इसमें आ जाता है आपका हर्पिस, एक आ जाता है एड्स, HIV एक है ना HIV एक वायरस का नाम है, समझे। HIV एक क्या है? HIV का नाम है, ठीक है। यही तो है 3-4 गो। सिफिलिस ये जो बीमारी होता है ये होता है मूत्र मार्ग में होता है, अधिकतर बीमारी महिला में होता है ये चीज, ठीक है। ये किस में होता है? पुरुष में होता है। एड्स किस में होता है? पुरुष में होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग HIV का फुल फॉर्म लिखवाए थे ना? नहीं लिखवाए हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी लिखवाए होंगे कभी, देखिएगा कॉपी में होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह गनोरिया कौन सा रोग है? तो कहिएगा जीवाणु जनित रोग है। यौन संचरित रोग है, मतलब जनन से संबंधित रोग है। रोग तो बहुत सारा बॉडी में हो जाता है, बहुत सारा रोग है, ऐसा बात थोड़ा नहीं है, लेकिन ये स्पेशली किससे संबंधित रखता है? जनन अंग से, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रखता है। एक एड्स हो जाता है, दूसरे का अधिक संपर्क में आने से क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है, गंदगी से हो जाता है, ठीक है। एक पुरुष अगर किसी 10 गो महिला के संपर्क में जाएगा उसको क्या हो जाएगा? एड्स होएगा। इसका कोई बीमारी की दवा नहीं है हाली। एक बार हो जाता है तो समझते हो क्या होता है? वो कैंसर हो जाता है, वो मर जाता है, वो उसके पास उसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि कैंसर का इलाज खोजा गया है, दवा है, बट वो कन्फर्म नहीं है। जैसे रेबीज कैसे हो जाता है? रेबीज का आप देखिएगा तो हाल उसका दवा भी नहीं है, उसका इंजेक्शन है लेकिन एंटीट्यूड नहीं है। जो एंटीट्यूड होता है ना, तोड़ नहीं उसका है, कन्फर्म नहीं हुआ उसका, मतलब एक बात नहीं है कि चलो भाई खा ले दवा ठीक हो जाएगा, राहत के लिए बस। तो ये होता है बीमारी, समझे ना। कौन बताया आप लोग को? हर्पिस बताएं है ना, गनोरिया बताएं, सिफिलिस बता दिए, HIV बता दिए। HIV एक वायरस है जिससे क्या होता है? एड्स हो जाता है। HIV एक वायरस है जो किससे कचू होता है? एड्स होता है। HIV कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक वायरस है। वायरस का मतलब होता है विषाणु। ये सब है, बस आप याद रखिएगा। विषाणु जनित रोग क्या है? हर्पिस, एड्स है ना। जीवाणु से क्या होता है? बैक्टीरिया से सिफिलिस, गनोरिया। बस आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, ये पूरा खत्म हो गया है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन प्लांट, पौधों में लैंगिक जनन। आप बताइए क्या पौधों में लैंगिक जनन होता है? होता है? पौधों में अलैंगिक जनन होता है? कौची द्वारा? जड़ तना पत्ती द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस विधि से होता है? फूल द्वारा, ठीक है। तो पूछेगा पौधों में लैंगिक जनन अंग, क्या बताइएगा? फूल। पौधों में लैंगिक जनन अंग फूल। फूल के द्वारा ही क्या करता है? लैंगिक जनन करता है, ठीक है।
लैंगिक जनन क्या कहते हैं? दो विपरीत पौधे एक दूसरे के युग्मक उसके युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आकर एक नया पौधा बना देते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। मानव में कहती है कि नया संतान उत्पत्ति कर देता है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। बतिया जो सेम सेम दोनों में एक ही बात हो जाएगा। तो डेफिनेशन माइंड नहीं रखता है कि लैंगिक जनन क्या है, समझे? लैंगिक जनन आप लोग को बता दिए हैं, फर्स्ट क्लास में बताया है क्या है। अब सभी अंग को मिला के क्या बनता है? प्रजनन तंत्र बन जाता है। तो हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन प्लांट। स्केच वो नहीं चल रहा है भाई। क्या बाबू, नींद क्या लग रहा है? निकाल होमवर्क, निकाल, बैठ मत बाबू। पौधों में क्या हो गया, गड़बड़ है क्या? पौधों में लैंगिक जनन, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, क्या होता है? रिप्रोडक्टिव इन प्लांट, हो गया ना? बताइए बाबू, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? फूल द्वारा। ये पूछेगा आपसे, है ना? फूल द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो फूल में भी क्या होता है? एक नर होता है, एक मादा फूल होता है, समझे? एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। आप ऐसे समझिए कि एक लिंगी जो समझते हैं ना, उसी प्रकार फूल में भी क्या होता है? एक लिंगी फूल, द्विलिंगी फूल। एक लिंगी फूल का मतलब उसे या तो फिर नर भाग होगा या तो फिर मादा भाग होगा। द्विलिंगी फूल है, इसका मतलब उसमें क्या है? नर भाग भी है और मादा भाग भी है, समझ रहे हो? तो बेसिकली पढ़ा जाता है जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों हो, ज़्यादा मैक्सिमम। इसमें आता है ढेर फूल वगैरह आ जाता है, जितना भी फूल है ना, मटर के दाना भी आ जाता है। तो पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है फूल द्वारा होती है। अब फूल को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक नर जनन अंग, एक मादा जनन अंग, समझे? क्या क्या होता है? एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। फूल को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? फूल के दो भाग, एक है आपका देखिए ना, ऐसे कर देते हैं, जैसे आप लोग को समझ में आएगा उसी करते हैं। एक कर देते हैं पुंकेसर, एक कर देते हैं क्या? स्त्री केसर। इसको अंडा भी बोलते हैं। पुंकेसर क्या है बताइए? प से पुरुष होता है ना, तो पुरुष का जनन अंग यानी नर जनन अंग क्या है? पुंकेसर। ये क्या है? तो कहिएगा गुरुजी नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। और ये क्या है? मादा जनन अंग है। इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है? बताइए। फूल में कितने भाग? दो भाग। एक होता है आपका पुंकेसर, मतलब नर जनन अंग, है ना? आपको समझ में आ रही है ना? एक होता है नर जनन अंग और दूसरा क्या होता है आपका? स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग। पुंकेसर नन, बताइए, पूछेंगे आपसे, है ना? मेल का मुख्य जनन अंग क्या है? मेल का, पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या है? टेस्टिस ब्रिसन होता है मुख्य जनन अंग, उसी से कोरिलेट कर देते हैं सब, नॉस फॉस जितना है। तो इसका क्या है? पुंकेसर है ना बाबू? फूल के ऐसे चार भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, है ना? पुष्प के चार भाग होते हैं। आप कभी देखे होंगे, आप रोज देखें, कमल देखें, कमल
कमल नहीं देखे? गुलाब है। वो पंखुड़ी से लाल कौन होता है? कत्थी लाल एकदम। क्या होता है वो? कौन फूल है? गुलाब है। गुलाब है ना वो है। वैसे दिया था जिसको जैसे गुलाब, हाँ गुलाब। तो गुलाब अगर देखिएगा तो जब छोटा होता है ना, जब गुलाब बच्चा होता है एकदम, तो उसके जो नीचे होता है ना, नीचे ऐसे जैसे ये होता है ना, यहाँ पे कुछ लगा होता है ऐसे हरियर टाइप पे। इसी में फूलवा तनी सी रहता है, मतलब कि ऐसे ढका रहता है ऐसे, ऐसे जाके ऐसे ढका रहता है। वो कौची ऐसे देखिए, ऐसे छाता लेके ऐसे मोड़ाव रहा ऐसे चारों तरफ से। वो कवच रहला ना, कवर रहता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? बाह्य दल पुंज। समझे? उसी में क्या रहता है? फुलवा रहता है अंदर। जैसे धीरे धीरे फुलवा बढ़ के निकलेगा, वो कहाँ पता है? ऐसे निकलेगा, वो भी ऐसे फैलेगा। ऐसे फल फल ऐसे फैल फैल के इतना फैल जाएगा वो कि नीचे हो जाएगा ऐसे। वो फूलवा पूरा निकल जाएगा आपको। जो फूल देते हैं ना उसमें ना, तो देखिएगा उसमें जो बाहर का दलपुंज होता है, दलपुंज किसे बोलते हैं? वो हरियर होता है हमेशा। हरियर कहाँ होता है? गुलाब में। आप देखे नहीं है? ऊपरे हरियर होता है जी। वो तो लाल होता है जी, गुलाब हरियर पे होता है। नीचे जो होता है ना ग्रीन भाग है, वही क्या होता है? जो आप पकड़ते हैं उसको बोलते हैं ब्रींत। जो वैसे पकड़ते हैं ना डंटिया को, अरे नीचे से तो क्या होता है? ब्रींत। उसको ब्रींत बोला जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, देखिए ग्रीन होता है, ऐसे फैल जाता है ना, और उसमें से फूल निकल जाता है। तो जो फैलता है ना भाग है, उसका बोलते हैं बाह्य दलपुंज। समझे आप लोग? क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। हमको बाह्य दलपुंज नहीं देखना है, वो बता दें आप लोग, ग्रीन होता है बाह्य दलपुंज। उसी को ना देख कर बताता है कि कौन सत्य फल है, कौन असत्य फल है। सत्य फल असत्य फल भी होता है, आपको नहीं पढ़ना है। तो हम देखें फूल के कितने भाग? 4 भाग नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो एग्जाम में आने वाला वही पूछे पढ़ेंगे, है ना? फूल के कितने भाग? 2 भाग। एक होता है पुंकेसर और दूसरा क्या होता है? इस तरीके से आपको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा मटेरियल से, बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। बाह्य दलपुंज होता है ग्रीन। आप समझिए कि पौधों में चाहे कुछ में पोषण किससे थी, भोजन किससे मिलता है? प्रकाश संश्लेषण मिलता है। प्रकाश संश्लेषण किस कौन प्राप्त करता है? ग्रीन पौधा। उसमें जो ग्रीन बाह्य दलपुंज होता है ना, वो ग्रीन होता है, वही क्या करता है? अवशोषित कर लेता है भोजन को। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। भोजन किसको देता है? वो फूलवा को दे देता है। यानी संश्लेषित मतलब भोजन कौन ग्रहण करता है उसमें से? वो जो होता है ना बाह्य दलपुंज, वो ग्रीन होता है। कोई भी चीज़ ग्रीने क्या करता है? भोजन को लाता है, भोजन को ग्रहण करेगा, फूल को मार पोषण मिलेगा उससे, बाह्य दलपुंज से। बाहर होता है वो इससे। तो खैर समझ रहे हैं आप लोग ना? एक होता है आपका पुंकेसर फूल के जन्म में, एक होता है स्त्री केसर। देखिए पुंकेसर में भी बाबू आपका 2 भाग होता है। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। समझ रहे हो आप लोग? पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं क्या बाबू? तंतु। क्या बोलते हैं? और एक को क्या बोलते हैं मेरे भाई? परागकोश। क्या बोलते हैं? आपको कोई टेंशन इसमें है? एक को क्या बोलते हैं? परागकोश। एक को बोलते हैं तंतु। इसे इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। इसे सूत्रक भी बोलते हैं। एक क्या हो गया आपका? फिलामेंट, तंतु। ये तंतु ऐसा होता है जो परागकोश को सहारा देता है। इसका यही है मतलब। तंतु परागकोश का करता है? सहारा देता है। समझे आप लोग? तंतु तना टाइप नहीं, ताना टाइप है इसे। तना होता है ना, तो तना, उसे बोले तंतु बोलते हैं। का इसमें क्या दिक्कत है? सोचने वाली बात है। इसी में क्या होता है? ऐसे देखिए, ऐसे होता है कुछ ही। ऐसे क्या होता है क्या ही बनाए हैं? अब है बता क्या बनाए हैं? ये क्या बनाया भाई? बाह्य दल पुंज है। जब ये फूल बनाए फिगर, ये जो फूल बनता है ना, जब निकलता है बाहर बाबू, तो ये बाह्य दल पुंज इसे लटक जाता है, इसे नीचे में ऐसे हो जाता है, इससे हो जाता है। समझे? तो अब देखिए, ये जो लोटा लेखा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? लोटा लेखा, इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक? क्या बोलते हैं? अंडाशय। वो सब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ध्यान दो आप लोग।
आप इसको देख रहे हैं? जो ऐसे किए हैं इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए। ये क्या है बताओ? ये कौन भाग है? हाई क्या है? बा है, दल, पुंज। इसे क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। जो हम लोग नाटी में पढ़ते हैं। हेलो लीजिए, देखिए। तो ये क्या होता है? हम लोग नहीं, अब हई लोग साला बैला हई करता है, हई करता है बैला। दिन में घरे का क्या कर, देखो इसको क्या बोलते हैं? जो डंटिया रख गया है, तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। इसी को बोलते हैं तंतु। देखिए ये आपको, देखिए थोड़ा सा नहीं होता है, गीठा लेखा बन गया, गीठा टाइप पे। जैसे ये नहीं बना है यहाँ पे, देखो गोल बना है ना। इसे क्या बोलते हैं? पराग कोश। क्या बोलते हैं? आई पूरा को क्या बोलते हैं? पूरा को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर। समझ रहे हो आप लोग? ना बुझाया? इसे क्या बोलते हैं? पूरा को, कंप्लीट को पुंकेसर। खाली डटिया कैसे बोलते हैं? तंतु। हई गोल का क्या बोलते हैं? परागकोश। इसी परागकोश के अंदर दाना भरा होता है। क्या भरा होता है? दाना। दाना भरा होता है, समझे? इसी दाना को क्या कहते हैं? पराग कण। क्या कहते हैं? पराग कण। पराग कोश के अंदर क्या भरा है? पराग कण। इसे बोलते हैं तंतु। पराग कोश के अंदर पराग कण। आई बात समझ में? ये जो आप पाठ देख रहे हैं, इस पाठ को कहते हैं मेल। ये क्या है? पुरुष भाग है। और ये आप देख रहे हैं ढाढ़ा हड़िया लेखा, ये कौन है? फीमेल का पार्ट है। समझे आप? हस्ती का लिए बालिका। ये क्या आपका मेल जनन अंग हो गया। ये क्या हो गया? पुरुष। अरे गधा मेल मतलब पुरुष है ना, बहुरा कहीं का पगला पुरुष कह रहा है गधा। ये मेल जनन अंग हो गया, और ये हो गया फीमेल जनन अंग। हो गया ना? एक ही फूल में दोनों चीज देख लिए हम लोग। और देखिए होता क्या आपका, तंतु किसे कहते हैं? ये क्या करता है तंतु? देखिए जो तना है, तंतु जो फिलामेंट है, ये पराग कोश थोड़ा सा वजनदार हो जाता है दाना पराग होने की वजह से। तो इसको कौन संभाल कर रखता है? तंतु। ठीक है, तो सहारा बोलेगा कि पराग कोश को सहारा कौन देता था? कहेगा तंतु। तंतु में यह पराग कोश को क्या देता है? तंतु क्या करता है? पराग कोश को सहारा देता है। ठीक है, पराग कोश क्या है? पराग कोश एक कह लीजिए ना, कोश है, घर है, थैला है, और उसमें क्या भरा गया है? पराग कण। दूसरा क्या आपका है? आ रहा है ना जी? नहीं आ रहा? चलिए यहाँ पे देते हैं दूसरा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नर युग्मक हो गया ना? हमने आपको क्या बताया? आपको समझ में कुछ आई बात है? बाला, बाला, आप लोगों को समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं? हमने ये बताया आप लोग को, पुंकेसर क्या है? तो कहिएगा नर जनन अंग। उस अंग के तीन पार्ट, दो पार्ट होते हैं, तंतु और क्या? पराग कोश।
तंतु क्या है? तो पराग कोश को सहारा देने वाला है, कह सकते हैं। पराग कोश क्या है? तो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, जिसे कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। अब बताइए मेल में नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। मादा में मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। उसी प्रकार फूल में जो होता है आपका पुंकेसर, फूल में नर युग्मक क्या है? पराग कण। समझे? यह पराग कण कहाँ रहता है? पराग कोश में। शुक्राणु कहाँ रहता है? वृषण में। वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोश में। होता है ना? बहुत लाफड़ा है यार। सब पेट नहीं देते भगवान, तो कितना टेंशन मुक्त आदमी, खाने के लिए नो टेंशन, घूमो फिरो खाली एंजॉय करो। क्या समझे? हाँ तो सोच रही है कि नहीं मिलता, पेट रहता तो ठीक रहता। हाँ, सब कुछ पेटे के लिए होता है। क्या समझे? एक घर बनाता है लोग, बड़ा बिल्डिंग, अरे सब कुछ सो लेता है यार। देखो ब्रीथ, ब्रीथ हो गया ना, ब्रीथ ने ब्रीथ होता है, बिंदु कर दीजिएगा, सॉरी। देखिए अब यहाँ में कोई दिक्कत आप लोग को है? नर ये क्या है बाबू? अरे है क्या है? तंतु ना। अरे बैगन है क्या? ये तंतु है। और ये क्या है? परागकोश। इसमें क्या भरा है? पराग कण। यही पराग कण से सब काम हो जाएगा। शुक्राणु से ही सब काम हो जाता है। उसी प्रकार इसी पराग कण से सब काम हो जाता है। यानी नया का बन जाता है पौधा। पौधा यानी फूल बनता है, नया फूल बनता है, नया फल बनता है। समझे? तो देखिए यहाँ तक आप लोग तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि होगा। पूछेंगे बाबू फूल के नर युग्मक भाग क्या है? पराग कण ही न है। चलिए अब देख लेते हैं फीमेल का। मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ऐसे कहते हैं अंडप। क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं। यहाँ तक नर में तो कोई दिक्कत नहीं है। नर में बाह्य दलपुंज समझ में आप लोग आ गए ना? बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? ये क्या करता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फूलों को क्या देता है? भोजन देता है, मैंने कह सकते हैं पोषण देता है। वो यही ग्रहण करता है। ग्रीन होता है, ये हरा रंग के होता है बाह्य दलपुंज। ये पहले ऐसे नहीं होता है। पहले ही फूलों जो है ना बड़ा का, इसी फूलों में घुसा रहता है, ऊपर से पूरा पैक रहता है इसी से, है ना? देखें ना आप लोग, उसी प्रकार फिर धीरे धीरे जैसे फूल निकलता है बाहर, आई फाइल के धीरे आता है नीचे आता है, एकदम ऐसे लटक जाता है, ऐसे हो जाता है। ये गोल है पूरा, चारों तरफ से हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नर भाग हो गया आप लोग का। अब पढ़ते हैं कुछ ही स्त्री केसर, है ना बाबू? तब करवाएंगे ट्रांसप्लांट। स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या हो? मादा लाना भाई। स्त्री केसर, स्त्री केसर को बोलते हैं मादा जनन अंग। ठीक है? जिस तरह से इसका कितने भाग है? पुंकेसर का 2 भाग है, इसका 3 भाग होता है। कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। एक होता है आपका स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, और एक होता है स्टाइल, वर्तिका, और एक होता है अंडाशय, ओवरी। समझे? वर्तिकाग्र, वर्तिका और कची अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कोई दिक्कत? ये पूरा भाग किसका है? स्त्री के सर। वो लोग को मार के भगाना यार, चिल्ला के यार हल्ला कर, कुत्ता भी हल्ला करता है। भूख लगता है ना कुत्ता के बाबू, ध्यान दीजिएगा, कभी भूख लगता है तो वो अपने को काट लेता है, अपने दोस्त सर्किल में काट लेगा, किसी को उसको काट लेगा, उसको काट लेगा, मांस खा के एकदम भूख मिटल। लास्ट में एकदम जाके एकदम रात से शाम होगा ना, देखिएगा इसे मूड़ी से लटका के ऐसे मुंह कह के सूझिए कुछ जाए बनता है। ये हो गया आप लोग का ना। ए देखो इसमें कोई दिक्कत? ये पूरा पार्ट किसे कौन सा है? स्त्री केसर है। इसका भी 3 भाग है। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। फूल के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। जस्ट उसका ये नली में है, नलिया क्या कहते हैं? वर्तिका। जो नाली जिसे रचना है, संरचना है, उसे क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक है? वो वर्तिका जो है वर्तिकाग्र को किससे जोड़ती है? अंडाशय से जोड़ती है। ठीक है? तो वर्तिकाग्र से वर्तिका क्या करती है? वर्तिकाग्र से लेके अंडाशय को जोड़ती है ना? यहाँ से अगर कोई चीज आएगा तो वर्तिका से होते होते कहाँ आएगा? अंडाशय में आएगा ना भाई।
अब आओ, ये जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा हो जाता है, हल्का सा चिपचिपा होता है, नमी उसमें होता है। जब कोई मधुमक्खी वगैरह कुछ आके फूल पे बैठती है, ठीक है, तो क्या उसको वैसे क्या होती है, जब चूसती उससे उसको थोड़ा सा अथी हो जाता है, उसमें क्या चिपचिपा पदार्थ हो जाता है वर्तिकाग्र में, ऊपर के भाग में। वर्तिकाग्र में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड जैसा हल्का फुल्का होता है। वो क्या करता है, जब पराग कण इसमें से निकल के वर्तिकाग्र में आता है तो चिपका लेता है। पराग कण जब इसमें से निकल के जाता है कहाँ, वर्तिकाग्र में, समझ रहे अपना। कभी कभी क्या होता है, आदमी हाथ से कर देता है इसे, ये क्या हो गया, निषेचन। ठीक है, क्या हो गया, निषेचन हो गया। तो जब हम इसे हाथ से करेंगे, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा होता है लेके जाके डाल देता है उसमें ना, इसमें से चूस के इसमें डाल देगा, या फिर हवा के माध्यम से, या फिर बारिश के माध्यम से। देखिएगा जो धान गेहूँ चाउर होता है, ये सब जो होता है, तो देखिए जब हवा का झोंका मारता है तो उसमें सटता है, समझ गए। इस सटने की वजह से क्या होता है कि जो पराग कण है कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र में चल जाता है। ये जो इसमें भरा हुआ पराग कण है, कभी कभी आदमी हाथ से इसे कर देता है, तो कभी कभी हाथ से भी क्या होता है, निषेचन हो जाता है। लेकिन बेसिकली आदमी हाथ से नहीं करता है, हवा से हो जाता है, कीट द्वारा हो जाता है। सबसे अच्छा निषेचन माना जाता है किससे, कीट द्वारा। कीड़ा मकोड़ा था, जैसे तितली आई, तितली यहाँ पे बैठी, बटरफ्लाई यहाँ पे बैठी है, फिर जाके यहाँ पे बैठ जाएगी, हो गया, समझे आप लोग। तो यहाँ से पराग कण कहाँ जाता है बाबू, वर्तिकाग्र, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, इसे क्या बोलते हैं, है ना, स्टाइल। इसे बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, वो बैल अभी तक ले नहीं नहाई। अब आप लोग होमवर्क रखिए, तो आप लोग इसे यहाँ पे रखिए, आप लोग शांतिपूर्वक एकदम। थोड़ा जल्दी आ, बंद कर, दरवाजा बंद कर, पागल कहीं का। बाबू समझ में आ रहा है, बुझा रहा है आपको कुछ, वर्तिकाग्र समझ गए ना। तो समझिए, इस बात को समझिए, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कण का पराग कोश से निकलकर कहाँ जाना, वर्तिकाग्र तक। पराग कोश से निकलकर पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। क्या कहलाता है, परागण। कोई दिक्कत, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनेशन, पोलिनेशन। फिर से बता रहे हैं, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना चाहे जाना क्या कहलाता है, परागण। कण ना, पराग कण ना, परागण, पोलिनेशन। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को। अब आइए, पहले कहाँ आता है, तो पहले पराग कण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र में आता है। वर्तिकाग्र में ठहर गया, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद वर्तिका से होते होते कहाँ जाएगा, अंडाशय में जाएगा। तो वर्तिकाग्र से लेके अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाएगा, निषेचन। क्या कहलाएगा, निषेचन। पहले परागण कहाँ होता है, तो वर्तिकाग्र तक होता है। वर्तिकाग्र से लेके अंडाशय तक आया तो उसे क्या कहेंगे, निषेचन हो गया, समझे। क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, अंडा होता है, अंडाणु होता है, अंडा होता है। इसमें मात्र 3 अंडा होता है, इधर से 2 ही अंडा आता है। एक का होता है निषेचन, 2 को बजाता है, वो देता है भोजन, पोषण देता है उस फल को, उससे बीज बन जाता है ज़्यादा सा, है ना। जब निषेचन होता है ना इसमें, तो इसमें क्या बनता है, ढेर सारा ना बीजाणु हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा, फल बनने लगा, फूल बनेगा, फिर धीरे क्या हो जाएगा, फल। कोई भी देखिए अमरूद, पहले अमरूद होता है थोड़ा ना, वो फूल होता है, नहीं होता, देखिए छोटा सा फूल रहता है वो, और फिर धीरे क्या बनता है, वो अमरूद बनता है, बनता है क्या ना अमरूद। तो पहले पहले फूल बनेगा, वो फिर क्या बन जाएगा, नया नया क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो आप बताओ, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पराग, परागण कहते हैं। और फिर वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक जाना, निषेचन। तो पूरा लिखिएगा, निषेचन किसे कहते हैं, तब पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना तथा वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना निषेचन कहलाता है, समझा। कोई दिक्कत है। पहले हम लिखते हैं तीनों भाग, किसका तीनों भाग, स्त्री केसर का, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और क्या है आपका, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, अंडा होता है, उसी अंडा को क्या कहेंगे, मादा युग्मक। क्या कहेंगे, मादा युग्मक, नर युग्मक। मिटाएं इसको, ना 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 मिटाएंगे नहीं बाबू, पहले उतारिए आप लोग, कुर्की ने कुछ लिखना है हमको, पहले उतारिए ना तब लिखेंगे, इस तरीके से चालू करेंगे, उतारो। देखिए शादी ब्याह में होता क्या है, देखिए ब्याह होता है एगो के, सेटिंग होता है 10 गो के, क्या समझते हैं।
सेटिंग हो गया उसमें, देखिए एगो का बिया हुआ और 2 4 5 हो जाता है उसमें। तो शादी विवाह में जाइएगा आप लोग भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बता रहे हैं, एगो का होता है बिया उधर, हाँ हो गई। देखिए हम क्या बता रहे हैं, सुन बाबू, ये हो गया हम लोगों का पुंकेसर। पुंकेसर में खास नहीं है, तंतु है और क्या है, परागकोश है, 2 ही चीज़ ना है। चलिए अब देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, 3 हो गया ना। ऊपर में क्या है, वर्तिकाग्र, फिर क्या है वर्तिका, फिर क्या है अंडाशय, हो गया ना। देखिए बता बाबू, हम बोलेंगे बाबू, फूल को पोषण कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है, कौन देता है उसको, बाह्य दलपुंज, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसको भोजन देता है, भोजन ग्रहण कर लेता है ना, हरा पत्ता क्लोरोफिल के माध्यम से, है ना। इसको भूलिएगा मत, हो सकता है एग्जाम पूछे, आप देखिएगा सेट में, गाइड में हो सकता है ऑब्जेक्ट में दिया हो बाह्य दलपुंज के बारे में, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं ना कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं बाबू हम लोग, दूसरा क्या आपका है, आज खत्म नहीं होगा क्या भाई, स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग, 3 भाग होता है ना बाबू। एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। एकदम याद रखिएगा यहीं पे। वर्तिकाग्र क्या होता है, यह फूल के ऊपरी भाग होता है जो चिपचिपा होता है, यहीं पर परागकण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक, हो गया, इसमें कोई दिक्कत है। दूसरा क्या है बताइए, वर्तिका है। वर्तिका कोई खास रोल नहीं है, यह क्या है, एक, यह नली जैसी क्या है, सन्य रचना है जो, ए बाबू ध्यान दीजिए, जो अंडाशय तक क्या करती है, अंडाशय तक जाती है। इसमें कोई दिक्कत है, हो गया ना। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, तो वर्तिकाग्र फूल के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, जो क्या होता है, चिपचिपा होता है, उसी पे क्या आके गिर जाता है, परागकण, उसमें क्या होता है, चिपक जाता है, समझे आप लोग। अब देखिए फिर उसके बाद वहां से परागकण किस रास्ता से होकर जाती है, किस जाती है, वर्तिकाग्र से, देखिए वर्तिका से, सॉरी, ये हो गया वर्तिका, इस पे छिपक जाता है ना दाना। और फिर हई जो नली लिखा हुआ ना, नली लिखा, नलिया क्या कहल बाबू, वर्तिका लिखे ना। यह नली जैसी संरचना होती है, संरचना है जो अंडाशय तक जाती है, या फिर हम ये भी लिख सकते थे कि यह नली जैसी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, वर्तिकाग्र को किससे जोड़ती है, अंडाशय तक जोड़ती है। ये हो गया आपका अंडाशय, जो इसे घड़ा लिखा है। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, अंडाशय, अंडाशय, दिमाग लगाइएगा, अंडाशय यह क्या है, देखिए मादा जनन का मुख्य अंग है, मादा जनन का मुख्य अंग है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है बाबू, मादा युग्मक,
हो गया बाबू, समझ में आ गया आप लोग को? क्या लिखे हैं देखो, क्या लिखे हैं, यह मादा जनन का मुख्य अंग है, इसी के अंदर मादा युग्मक यानी अंडा, अंडा क्या है? मादा युग्मक, अंडा भरा होता है। इसमें सिर्फ 3 ही अंडा होता है। इसमें कितने अंडा होता है टोटल? 3 अंडा होता है, ठीक है। एक से कर लेता है निषेचन, एक अंडा से कर लेता है निषेचन। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ये तो हो गया 3 को भाग, समझ में इसी आ गया। ऊपर के भाग के वर्तिका करे, बीच के नली के वर्तिका, अंदर के इका का हो गया, अंडा से हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई परागण। क्या पढ़ेंगे? परागण। परागण तो आप लोग याद करवा देंगे, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पराग कोश से परागकण के निकल कर वर्तिका तक पहुंचना परागण कहलाता है। हो तो गया, देखिए लिख देते हैं, लिख दें। क्वेश्चन ये रहा, परागण को क्या कहते हैं? पोलिनेशन, ठीक है। बताइए तो, पराग कण, लिख देते हैं, लिखिए ना, आपकी मर्जी से लिखिए। पराग कोश से कहाँ पहुंचना? आ रहा है ना है ना। परागकण, पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसके बाद लिख दिए हैं, नीचे स्पेस नहीं है, स्पेस बट कैमरा में नहीं आएगा बाबू। आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि परागकण का कहाँ पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यही तो है, इतना लिखिए हो जाएगा आपका क्लियर। अब दूसरा बात सुनिए कि आखिर परागकण निकलता कैसे होगा? तो कोई ना कोई माध्यम होगा ना जी। तो कीट, हवा, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, भी फिर हवा के माध्यम से। यहाँ से परागकण कहाँ से जाता है? वर्तिकाग्र में। और वर्तिकाग्र में जाके क्या होता है? चिपक जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड जैसा होता है, समझे? और उसमें क्या होता है? जा करके चिपक जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर जाएगा अंदर, उसको आगे बताएंगे। ध्यान दे बाबू, जो आपका परागण है, मजाक ना, मेरे पास थी मजाक करने, पढ़ा रहे हैं बाबू, डिस्टर्ब करता है पूरा क्लास को है। देखिए बाबू, परागण, आप लोग को परागण समझ में आ गया? बताइए तो थोड़ा सा आप। फूल को जो होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? कौन देता है? क्या हो? हाँ, बाह्य दलपुंज, एकदम पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन भोजन ग्रहण करता है? बाह्य दलपुंज। एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा, इसे बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। परागण आ जाएगा, परागण क्या एग्जाम लिख दीजिएगा अपना। परागकण का निकल कर औतिका तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण, परागण कहलाता है, सॉरी परागण कहलाता है, पोलिनेशन। ये हो गया यहाँ तक। कैसे पहुंचता होगा? माध्यम कोई ना कोई होगा, हवा, कीट, और क्या होगा? जल, माध्यम। आप माध्यम लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दें, जल, हवा, कीट। जल, हवा, कीट। अरे लेना भाई, कीट है, कीट नहीं, क्या बात, गजब बतिया ये कीट लिखे हैं, लिख दीजिएगा। अब नहीं यार तो हम क्या करें भाई, बताओ, इतना कैसे ईयर गैप हो गया? इतनी से में आया जी, ज़्यादा का जूमिंग हो गया। 18 तो ही किया हमको लगता है, 1.18 यहाँ तक कम से कम आना चाहिए था, बट पता ना। खैर छोड़िए, आपको कोई दिक्कत इसमें है? परागण समझ में आ गया? देखिए, परागण जो होता है कैसे होता है? कीट द्वारा। सबसे अच्छा परागण किसको मानते हैं? कीट द्वारा मानते हैं। कीट द्वारा सबसे अच्छा परागण होता है। कीट में क्या होगा पता है? तितली, बटरफ्लाई, तितली ना होती है वो सब है, तितली अच्छा परागण, मधुमक्खी, कीट ही ना है तो। अच्छा, तो हम देखते हैं बाबू, ठीक है, एक बड़ा बड़ा फूल होता है, एक आता है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया,
दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफिलेसिया कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा क्या पाया जाता है? फूल, जिसका नाम क्या है? रेफिलेसिया। और सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? उल्फिया। क्या नाम है? उल्फिया। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफिलेसिया है ना, बहुत बड़ा होता है, आपसे नहीं उठेगा। उसका परागण कैसे होता है? वो जो फूल है उसका परागण कैसे होता है पता है? हाथी द्वारा होता है। हाथी क्या करती है कि अपने जो उसका सूंड नहीं निकला होता है, इससे चाप लेती है, उसका रस चूसती है। उस रस को चूसने के बाद दूसरे किसी को टच करती है तो क्या हो जाता है? परागण। किसी दूसरे के फूल को टच करेगी तो क्या हो जाएगा? परागण। क्योंकि उसमें मुंह में कुछ ना कुछ का रस लग जाएगा, लगेगा ना, बस दूसरा को छू लेगी, उसमें क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए? रेफिलेसिया। उसका परागण किसके द्वारा होता है? हाथियों द्वारा होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। सबसे छोटा फूल का नाम बताइए? उल्फिया। क्या है? उल्फिया। चलिए आगे बढ़ के बाबू बढ़ते हैं हम लोग। परागण में देखिए बाबू क्या होता है? परागण में दो तरह से होता है, एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। एक क्या होता है? स्व परागण, दूसरा क्या होता है? पर परागण। स्व परागण उसे कहेंगे, स्व परागण उसे कहते हैं कि एक ही फूल में उसी का परागकण उसी के और्तिकाग्र में क्या हो जाए? पहुंच जाए। एक ही फूल के जो है, मतलब फूल के अंदर परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, अपने ही फूल में वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्व परागण। स्वयं के परागण। स्व माने स्वयं परागण। मतलब देखिए एक ही फूल में क्या है? नर भाग भी है और क्या है? मादा भाग भी है। तो द्विलिंगी हो गया ऐसा ही। तो द्विलिंगी हो गया, तो मानते हैं द्विलिंगी हो गया। यहाँ से परागकण कहाँ निकल कहाँ पहुँचेगा? अपना ही स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुँच जाएगा। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग तक पहुँच जाएगा, उसे क्या कहेंगे? स्व परागण। समझे क्या कहते हैं? स्व परागण। और देखिए जिसमें स्व परागण होता है ना, ऐसे बताइए द्विलिंगी में क्या होता है? कभी कभी दिमाग लगाइएगा, द्विलिंगी में क्या होता है? द्विलिंगी का मतलब ये नहीं कि हर द्विलिंगी क्या करता है? स्व परागण। पर परागण भी करता है द्विलिंगी। कैसे करता है? इसका है क्या? परागकण। ये हो सकता है किसी अन्य अन्य जाति के, मतलब अपने ही जाति के दूसरे पौधों में, अपने ही नस्ल के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकता है। इसका जो परागकण है किसी अन्य पौधे के फूल के कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र तक। तो ये क्या हो गया? पर परागण। तो एक होता है स्व परागण, मतलब अपने दाना, मतलब परागकण अपने ही में कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र में। तो क्या हो गया? स्व परागण। समझे? आप पर परागण किसे कहते हैं? एक फूल का, जैसे एक फूल है उसका परागकोश में जो परागकण है वो निकल करके किसी अन्य फूल के कहाँ चल जाए? वर्तिकाग्र तक पहुँचे, तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण। समझ गए आप लोग? इसमें हो गया पर परागण। द्विलिंगी फूल में जानते हो कि उसमें दोनों भाग आ जाएगा, नर भाग और मादा भाग। स्व परागण तभी संभव है जब द्विलिंगी पौधा है। ठीक है, द्विलिंगी पौधा के लिए दोनों कंडीशन स्टार्ट है। वो पर परागण भी कर सकता है, द्विलिंगी पौधा पर परागण भी कर सकता है। रीजन क्या है? कि इसका जो परागकण है, ठीक है, ये क्या कहते हैं? द्विलिंगी है। इसका जो परागकण है किसी अन्य पौधा के कहाँ चल जाए? वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए। टीका हो गया पराग, क्या हो गया? पर परागण। क्या हो गया? पर परागण। दूसरा पर परल पर क्या कह लीजिए? पर परागण। खुद पे है तो स्व परागण। सिंपल। इसका लिख देते हैं डेफिनेशन, उसको उतारिए पहले आप लोग स्पीड। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है बताइए तो। सुनिए, दुनिया के सबसे बड़ी फूल कौन है? रिफ्लेसिया। जो कहाँ पर पाया था? इंडोनेशिया। ठीक है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है? दुनिया की सबसे छोटा फल, चाहे छोटा कुछ लिखा, उल्फिया। आगे बढ़े, बताइए तो बाबू, परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका स्व परागण और एक होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ
पॉलिनेशन, ठीक है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बताइए आपका पहला क्या है? स्वपरागण ना, स्वपरागण। स्वपरागण में यह केकरा कहला बताया जाता? जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर, ध्यान दे, उसी पुष्प के, पुष्प मैंने कहा वाला फूल ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र हय में कहे लगा रहे हैं। ये बात मत कीजिए बाबू आप लोग। पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण, ठीक है। क्या होता है? स्वपरागण। स्वपरागण में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है स्वपरागण में? नहीं ना। स्वपरागण हो गया। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। हो गया। अब देखिए पर परागण। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के कोई अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे कहते हैं पर परागण। हो गया। जब किसी पुष्प के, लिख देते हैं, चलिए ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है जी? पर परागण। स्पेस नहीं इसलिए लिख रहे हैं। बताइए कैसे लिखें? जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण, बताइए, निकल कर कहाँ जाता है? उसी जाति के, जाति मतलब क्या? जैसे कोई इंसान है तो दूसरा जाति का इंसान ही ना होगा। कोई बंदर है तो दूसरा क्या होगा? बंदर ना होगा कि बिल्ली हो जाएगा। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, अरे निकलकर उसी जाति के, चाहे उसी नस्ल के, हो गया। तो याद नहीं हो गया? जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे कहते हैं स्वपरागण। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे कहते हैं पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ माने स्वयं, बोला था ना, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई कीजिए। उसी प्रकार सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से क्या कर लेता है? परागण, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जो खुद से करता है परागण, स्वपरागण। जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे कहते हैं पर परागण। हो गया क्लियर? अब बढ़ते हैं बाबू आगे। हमने देखा कि स्वपरागण पर परागण क्या है। पढ़ेंगे निषेचन की प्रक्रिया। फूलों में निषेचन की प्रक्रिया सिंपल है। फूलों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी बताइए? परागकण कहाँ से? परागकण वर्तिकाग्र से होकर, वर्तिकाग्र से निकल कर कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में पहुँचता है उसे कहते हैं कौन चीज? निषेचन। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तथा वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचता है उसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। समझिए आप लोग? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बताइए परागकण क्या हो गया? नर युग्मक, और अंडा का हो गया मादा युग्मक, है ना। यहाँ से जाता है इसमें। निषेचन तो पढ़ना है खाली, बस तो खत्म हो जाएगा। निषेचन पढ़ा देंगे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ निषेचन पढ़ना है। निषेचन पढ़ा देंगे, दोनों को अथी करवा देंगे। उसमें क्या बनता है पहले देखिए, होप समझा देते हैं इसे आप लोग को। इसमें आएगा अंडा, यहाँ पे आएगा कौची? परागकण। परागकण इसमें आएगा, इसमें 2 आता है, एक कर लेता है कौची? निषेचन, है ना। वो क्या बनता है? धीरे धीरे पहले बीज बन जाता है, बीज होता है। वही बीज क्या होता है? फल हो जाता है। अंडा से जो है ना, पूरा ये अंडा से ये क्या बनता है? बड़ा फल हो जाता है, वो फल। समझे आप लोग? यही फल बन जाता है। इस तरह से हो जाता है
100 परागण पर परागण में कहाँ ज़्यादा भारी है जी, कुछ भी बात जितना पढ़ा सबको आप लोग को याद है, नहीं याद है, टोटल याद है, सब आसान था इसमें, मानव वाला थोड़ा नहीं है। उसमें बताए थे कौन कौन बताया है बीमारी, सिफिलिस और गनोरिया बताए हैं, और HIV एड्स वगैरह बताए हैं, और हर्पिस बताए हैं, यही नहीं बताए हैं। चलिए अब क्या पढ़ना हमको, निषेचन, और क्या देखना हम लोग को, ऑब्जेक्टिव। समझे आप लोग, क्या पढ़ना है, निषेचन पढ़ना है और हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ये सोच रहे हैं कि कल की क्लास में कर दें, कल क्लास में निषेचन की प्रक्रिया बताते हैं और कुछ ही, अगर हम लोग का टाइमिंग थोड़ा सा पहले रहता ना तो हो जाता, नहीं हो जाता। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा ना हो जाएगा। ये सब हो गया नहीं याद? बताइए पौधों में जनन अंग क्या होता है, पौधों में जनन अंग क्या होता है? फूल। अरे कहता पौधा में क्या चीज़ से जनन हो गया? फूल से। आप कहेंगे फूल में भी दो हो जाता है, एक फूल में दो भाग होता है, एक नर जनन अंग, एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग किसे कहते हैं? पुंकेसर को। अब मादा जनन अंग स्त्री केसर को। पुंकेसर कितने भाग में बांट दिए हैं? कौन कौन? तंतु और परागकोश। परागकोश में ही क्या रहता है? तंतु का काम क्या है? परागकोश को सहायता देना। परागकोश में क्या भरा होता है? परागकण। परागकण को ही क्या कहते हैं? नर युग्मक। युग्मक कैसा रहता है? अकेला। युग्मक कैसा रहता है? अकेला। मिलने के बाद क्या बन जाता है? युग्मनज। ठीक है, वही कुछ दिन बाद विकास करके क्या बनता है? भ्रूण। समझे? तो एग्जाम पूछ सकता है बाबू युग्मक कैसे रहता है, तो कहिएगा अकेला। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है युग्मक कैसे रहता है? अकेला। अच्छा, तो नर युग्मक क्या है? परागकण। परागकण। अब आगे हमने क्या पढ़ा? परागकण हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया? परागण क्या है? शायद परागण किसे कहते हैं? सॉरी, स्त्री केसर बताइए। इधर पुंकेसर था ना, अब स्त्री केसर में क्या गो भाग? कौन कौन? हाँ, वर्तिकाग्रे। वर्तिका। वर्तिकाग्र क्या होता है? फूल का ऊपरी भाग। इसमें क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। वर्तिका क्या होता है? नली होता है, संरचना होती है। और फिर अंडाशय क्या होता है? मुख्य जनन अंग है। स्त्री में भी अंदर जाइए, अंडाशय। अंडाशय में क्या है? अंडा है। उसी से क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगा। तीन हो गया, खत्म, सिंपल था। अब आते हैं, करवाते हैं कौशी, इधर उधर भेजते हैं। परागकण को भेजेंगे, अंडाणु को, ये नहीं करेंगे बाबू। परागकण को भेजेंगे, तो जब परागकण को पहले बार भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? परागण कहेंगे ना। समझिए बात को, पढ़ा दें आप लोग को। पहले बार जाएगा, कहाँ जाएगा? वहाँ चिपके जाएगा, चिपचिपा पदार्थ होता है, जब चिपक जाता है उसे कहेंगे परागण। परागण हो गया, है ना। तो बोलेगा रेफिलेशन परागण कैसे होता है? हाथी द्वारा। कैसे होता है? हाथी द्वारा। हो गया ना परागण। परागण को दिक्कत नहीं ना है। वर्तिकाग्र तक खाली पहुँचना कैसे कहा गई? परागण। वही वर्तिकाग्र तक ना पहुँच कहाँ चलिए? अंडाशय में तक क्या कही? निषेचन। खत्म। परागण दो प्रकार से। कौन कौन? स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? उसी पुष्प के थी परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता हो। क्या समझो? क्या हो गया? स्वपरागण। उसी फूल के कची परागकण, उसी फूल के परागकण उसी फूल के कहाँ पहुंचे? वर्तिका तक पहुंचे, उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण, है ना। इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब आता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, मतलब पर परागण। पर माने परल, पढ़े ना, परजीवी। पर पोषण, स्वपोषण। स्वयं मतलब स्वपोषण, जो खुद से बनाता है। जो दूसरा परा रहता है उसे पर पोषण। तो उसी प्रकार कची पर परागण माने दूसरा पे जो परा रहता है, मतलब अपना काची परागकण किसी दूसरे काची पे चल जाए वर्तिकाग्र तक, तो क्या हो गया? पर परागण। आदमी बोलता है कि इसमें 100 परागण में मटर आ जाता है, गेहूँ आ जाता है 100 परागण में। इसमें सूरजमुखी आता है, इसमें पर परागण में। ये सब हम एक ही बार लिख देंगे। 100 परागण में क्या होता है? सूरजमुखी, गेंद। देखिए, जो फूल, याद रखिएगा, जो फूल रात में चमकता नहीं है, जैसे रात में ढेर सारे ऐसा फूल जो चमकता नहीं है, जो चमकता नहीं है, तो पता उसे उसका उस पर निषेचन कैसे होता होगा? उसके गंध द्वारा। गंध द्वारा पहचान लिया जाता है, गंध, हाँ इसमें ज़्यादा गंध है। जो रात में, जो जैसे रात रानी, रात में चमकता है क्या? चमकता है। अब जो भी हो, जो रात में जो अंधेरा में दिखाई नहीं देता है, उसका गंध ज़्यादा होता है। समझे आप लोग? उसका गंध क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो रात में दिखाई देता है, चमकता है, उसका गंध नहीं होता है। समझ रहे हैं? आपका बता रहे हैं, रात में क्या होता है? ज़्यादा गंध होता है। उस गंध से सूंघ करके चला जाता है कीड़ा मकोड़ा, उससे निषेचन हो जाता है प्रक्रिया।
खैर उसको पढ़ना नहीं है, यहाँ तो पढ़ा दिए आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें है? हाँ बताइए, मुख्य भाग को छोड़ दिए आप लोग को। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण है ना, भोजन ग्रहण करके आप फूल को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, जो भी भोजन हो, दाल भात चोखा जो भी हो, ये सब यही देता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? ये तो सिंपल है, इसको उतार दीजिए बाबू, हम आगे कल बताएंगे।